स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 69,000 भर्ती। इस वीडियो में एक विशेष चर्चा करनी है एमआरसी मुद्दे पर। एमआरसी यानी कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के ऊपर बातचीत करेंगे। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर क्योंकि व्यंग्यात्मक मुद्दा है, क्योंकि विवादास्पद मुद्दा है, तो कंट्रोवर्सी तो होगी। मैं कितनी भी कोशिश करूँगा अपने आप को एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करने की, एक शिक्षक के रूप में अपने मंतव्यों का पालन करने की, फिर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। हर सही व्यक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, तो मेरी मिसाल क्या। लेकिन जो सही है या गलत है वो मैं आप तक ऊपर छोड़ता हूँ, न्यायिक प्राधिकरण के ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप लोग समझ लेंगे। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जो पोस्ट क्रिएट होती हैं, तो ऐसे ही मैं जब सर्व करता हूँ या व्हाट्सअप पे आपके द्वारा ढेर सारे पोस्ट आते हैं, कमेंट सेक्शन में कई ढेर सारी टिप्पणियाँ आती हैं। ऐसे ही फेसबुक पर एक पोस्ट मैंने देखी जो एमआरसी मुद्दे पर बात उसमें लिखी गई थी, और एमआरसी मुद्दे पर ये लगभग मेरा दूसरा वीडियो है। ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातों पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इन सारे देखिए मैं फाइनल डिसीज़न नहीं बता रहा हूँ, ना अपना कोई व्यक्तिगत बात यहाँ पर रख रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पोस्ट का बात आपको लोगों के समक्ष साझा कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर ये है कि इस पोस्ट सही है गलत है, वो आप निर्धारित करिएगा एक शिक्षक की मर्यादित भाषा में, ठीक है ना। मुझे इसमें घसीटने की आवश्यकता नहीं है। अब एमआरसी मुद्दे पर पिछली वीडियो में तमाम तरीके के गाली गलौज टाइप के भी कमेंट्स आए आप लोगों के, जो आपकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, तो वो सारी चीज़ें मत करिएगा। अच्छा नहीं लगता एक शिक्षक के रूप में ये सब चीज़ लिखना, अच्छा भी नहीं लगता, ना बोलना अच्छा लगता है। अब वहाँ पर इस पोस्ट की मैं बात करता हूँ। बहरहाल अब ये कॉमन चीज़ें हैं, हाँ, डिस्क्लेमर के रूप में इसको ले लीजिएगा। हालांकि ये सब बात बोलना ठीक नहीं है, फिर भी हाँ देखिए, जिला आवंटन लिस्ट और मेरिट लिस्ट में अंतर उस पोस्ट में बताया गया है। एमआरसी मुद्दे पर दो कॉमन प्रश्न हैं जिनको मैं शुरुआत में आपको बताता चल रहा हूँ। अंत में इन दो कॉमन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप लोगों ने पिछली वीडियो में जो एमआरसी पर मैंने बात की थी, तो उस पर दो टाइप के प्रश्न सबसे ज़्यादा हैं। उल फिजूल के प्रश्नों को हटा दिया जाए तो दो ही प्रमुख प्रश्न रहे। एक प्रश्न रहा कि 0.18 मेरिट पर पूरी 18,000 पोस्ट कैसे भर गई, एक ये प्रश्न था, है ना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक प्रश्न था कि जब जनरल की 34,500 सीटें हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो जनरल की इस सीटों के ऊपर कैसे रैंक आई, यानी कि किसी जनरल की 42,000 आई थी, किसी की 45,000, किसी की 52,000, कैसे संभव है। ये दो कॉमन प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो इसको स्टार्टिंग में आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि अंतर मन में रहे, क्योंकि आपने बार बार प्रश्न पूछे हैं। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद हम इस पर उत्तर इसका जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर से बोल दूँ, ये एक पोस्ट है, जैसे आप लोग अपनी अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं, वैसे एक ये तर्क में पोस्ट है, एमआरसी के तर्क में पोस्ट है। तो इस पर विश्लेषण अपना स्वयं करिएगा, एक शिक्षक के निर्धारण के रूप में, एक शिक्षक के मस्तिष्क को विश्लेषण के रूप में लेकर बात करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट को देखना। तो अब एमआरसी मुद्दे पर आयोग भी इस बीच में आया है, क्योंकि आयोग संवैधानिक पीठ है, वो ऐसे ही नहीं स्टैंड अपना ले रहा है, उसको दर्जा प्राप्त है। किसी एक व्यक्ति का भी शोषण होगा, उस व्यक्ति को लगेगा मेरा शोषण हो रहा, तो वो अपनी बात इनके जरिए ही उठाएगा वो, और ये उनकी मदद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको यही विशेष दर्जा मिला है संविधान के द्वारा, ठीक है ना। तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सबका विशेषाधिकार है और सब अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना ही चाहिए सबको। तो इसमें मेरा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। 69,000 की लिस्ट जिला आवंटन लिस्ट है, न कि मेरिट लिस्ट है। 69,000 शिक्षक भर्ती सीटों का आवंटन एमआरसी प्रकरण पर अब तक का सबसे सटीक विश्लेषण, जाने आयोग संतुष्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक पोस्ट है और मैं बार बार ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। हालांकि दो प्रश्न जो आपने पूछे हैं उनका जवाब आपको इस पोस्ट के बाद अंत में मैं देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले 69,000 की लिस्ट जिला आवंटन लिस्ट है, न कि मेरिट लिस्ट है। अब उस लिस्ट के अनुसार जैसे कोई ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी है और उसके समान के बराबर है उसके मेरिट है, तो उसको पास का जो जिला है देने के लिए ओबीसी में रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी सामान्य अभ्यर्थी का गुणांक 75 है और ओबीसी अभ्यर्थी का गुणांक सामान्य में 75 है, तो उसको उठाकर ओबीसी में भेज दिया गया और उसकी नियुक्ति ओबीसी कैटेगरी में की गई है और उसको गृह जनपद मिल गया।
अब जो लिस्ट आई है उसको लोग कह रहे हैं कि 34,500 के ऊपर सामान की कैसे गई है रैंक। याद रखिएगा जो ये 52,000 है, 42,000 है, 46,000 ये रैंक है, ठीक है ना। और रैंक जो है उसमें सब सम्मिलित हैं। ये मत सोचिएगा कि एक नंबर से लेकर 34,500 तक बस जनरल ही जनरल भरे होंगे, बिल्कुल नहीं। सब पर हर कैटेगरी का वो दावेदार मेरिटोरियस कैंडिडेट है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, बस मेरिटोरियस की बात होती है। रिजर्व कैटेगरी का है कि अनरिजर्व का है ये बात नहीं हो रही है। रैंक जो डिसाइड होती है आपकी मेरिट के आधार पे होती है, और मेरिट आपकी रिजर्वनेस या अनरिजर्वनेस नहीं देखता, वो आपकी मेरिट देखता है कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। वहाँ पर आपका नहीं देखा जाता बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि अब हाई मेरिट ओबीसी अभ्यर्थी को ओबीसी के अनुसार जिला आवंटन किया गया, तो वो अभ्यर्थी ओबीसी में गया। मतलब जब बीच में जिला आवंटन की लिस्ट में अगर कोई ओबीसी अभ्यर्थी आपको दिख रहा है, वह समान में नहीं है, वह ओबीसी की एक सीट ले रहा है। इसी प्रकार एससी अभ्यर्थी के साथ भी किया गया है। अब 34,500 में 18,630 ओबीसी अभ्यर्थी को ओबीसी एवं अन्य 1,000 से 2,000 एससी अभ्यर्थी को उनकी कैटेगरी का मान के जिला आवंटन किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि सामान की सीट जो है 34,500 के ऊपर जाएगी। और अब तो जो ओबीसी के अभ्यर्थी ओबीसी में थे, तो उनकी अनारक्षित की रिक्त हुई ओबीसी की सीटों में जिला आवंटन कर दिया गया। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है कि क्योंकि वह ओबीसी के कैटेगरी वाले अभ्यर्थी थे, इसलिए वह सामान के साथ फाइट नहीं कर सकते थे, तो उनको क्रम से 52,000 के बाद जिला आवंटन कर दिया गया। इसी प्रकार एससी अभ्यर्थियों के साथ किया गया। और हम 20 सीट के अनुसार एक उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए इन 20 सीट में 10 सामान के हैं, 5 ओबीसी की है, 4 एससी की, 6 अन्य की है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है आपको एग्जाम्पल के जरिए इस पोस्ट में समझाने की कोशिश की गई है। जैसे मान लीजिए कि अनारक्षित की सीट में चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो आपके 80 गुणांक से लेकर 71 गुणांक तक हैं, ठीक है। और ओबीसी की मेरिट लिस्ट में जो इन 20 अभ्यर्थियों में हैं उनके गुणांक 70 से लेकर 69, 68, 67, 66 ये 5 लोगों के हो गए। और अब एससी अभ्यर्थी जो हैं वो 70, 68, 66, 64 हैं। अब हम इसके अनुसार जिला आवंटन करते हैं। जैसे 69,000 की लिस्ट आई है, बिल्कुल वैसे ही तो 80 गुणांक जो सामान्य का है, मान लीजिए उसको प्रयागराज मिल गया, एग्जाम्पल है ये। 69 गुणांक सामान को मान लीजिए कानपुर मिल गया। ऐसे 78 गुणांक जो ओबीसी लिस्ट में भेजा गया है वो गृह जनपद के लिए लखनऊ उसने अप्लाई किया हुआ है। 77 गुणांक जो ओबीसी लिस्ट में भेजा गया गृह जनपद के लिए उसने आगरा अप्लाई किया हुआ है। 76 गुणांक एससी लिस्ट में भेजा गया गृह जनपद के लिए उसने कोई अन्य जिला अप्लाई किया है। वैसे ही 70 गुणांक पे जो ओबीसी अन्य जनपद है, क्योंकि इनकी सीट में ओबीसी उच्च मेरिट वर्ग के अभ्यर्थी गए हैं, तो वह सामान की सीट में जिला लेने आए हैं। ऐसे 69 गुणांक पर ओबीसी अन्य जनपद उपरोक्त की तरह, ठीक है ना। फिर इसके बाद 75 से लेके ये सभी को अपना अपना गृह जनपद मिलता जा रहा है, चाहे वो ओबीसी का हो, सामान्य। देख लीजिए अब इसी से आपको इतने से ही समझ में आ जाएगा, चाहे वो सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी हो, सबको गृह जनपद के अनुसार अन्य जनपद जैसे जैसे मिलता गया सबको, उसी हिसाब से अनुरूप उनको देता चला गया है ये। फिर अब आप देख रहे होंगे कि सामान की सीट 10 थी और किस प्रकार वह जिला आवंटन में 14 नंबर पर आया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पुनः दिखा दूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर आप देखेंगे ये 14वें नंबर पर 71 गुणांक पे सामान का चयन हो गया है। अब ये 70 गुणांक पे एससी था, अनारक्षित में भेजा गया सीट के लिए, ठीक है। और ये 14वें नंबर पर आपका सामान्य आया। अब ये क्यों आया? अब आप तो बोलेंगे कि 1 से 10 तक तो सामान की सीट थी, तो 10 के ऊपर तो सामान को आना नहीं चाहिए, तो ये 14वें नंबर पर कैसे आया? वो इसीलिए आया है कि जो ये नंबर है ये रैंक आपके हैं, और रैंक आपकी मेरिट के अनुसार डिसाइड होती है, सीटों के अनुसार नहीं कि पहले 34,500 है तो पहले उसी के अनुसार उतनी ही रैंक आनी चाहिए, नहीं। रैंक आपकी मेरिट को डिसाइड करता है। मेरिटोरियस आप हैं तो रैंक आपकी उसी अनुसार आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये पहला कारण रहा है जो आप लोग बोलते आए हैं। यहाँ तक आप समझे होंगे, प्रश्न का उत्तर आपके मिला होगा। अब क्योंकि जितने ओबीसी अभ्यर्थी अनारक्षित से अपनी कैटेगरी में जाएंगे, ठीक उसी के नीचे जिला आवंटन में ओबीसी कैटेगरी से उठाकर उतने अभ्यर्थी अनारक्षित मिलाकर सीट आवंटन करेंगे। अब शेष जो 2 ओबीसी के अभ्यर्थी बच रहे हैं उनको ओबीसी में ही रखा जाएगा। जैसे जो 15वें 16 नंबर पे हैं 67 गुणांक और 66 गुणांक जो ओबीसी हैं उनको अन्य जनपद मिल जाएगा।
अब लोग कहेंगे कि 16वें नंबर पर तो एससी की सीट है, सरकार ने आरक्षण के खिलवाड़ किया है, इसी प्रकार एससी की सीट आगे जारी रहेगी। तो ये आपकी रैंक डिसाइड कर रही है कि आपकी मेरिट क्या है, वो उस अनुसार आपको मिला है। तो कुल मिलाकर उन्हीं अभ्यर्थियों में ऊपर नीचे करके जिला आवंटन किया गया, न किसी के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है और उसी अनुसार जिला आवंटन किया गया है। अब सरकार इसी अनुसार जवाब लगाएगी, तब आप ये आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर, सीट खाली कहाँ हुई है, अदला बदली कहाँ हुई है, ये आप इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं अन्य प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको इसको समझ रहे होंगे। अब लेकिन जो जनरल फाइट था ओबीसी वाला, उसकी सीट जो खाली हुई है उसमें किसका सिलेक्शन हुआ है, इसको थोड़ा कंफर्म करें क्योंकि ये नहीं समझ में आया। अब देखिए आप लोगों का अब ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न आप लोगों को मैंने शुरुआत में 2 प्रश्न बताए थे, तीसरा यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है तो इसलिए याद आया। तीसरा एक और प्रश्न आपने पूछा था कि जो सीटें खाली रह जाएंगी वो किसको दी जाएंगी। तो इसका उत्तर यहाँ पे है कि जैसे आरक्षित में 12,000 ओबीसी फाइट कर रहे थे, तो 12,000 को उठाकर उनकी कैटेगरी में डाल दिया गया है और कैटेगरी में 12,000 लेकर आरक्षित की सीटों में आवंटन कर दिया गया। शेष जो 6,000 ओबीसी बचे हैं उनको 52,000 के बाद दिखाया गया है, तभी 52,000 के बाद लगभग 6,000 ओबीसी हैं जो लग रहा है उन्होंने एससी की सीट ले लिया है, मतलब उसमें लो मेरिट ओबीसी को ओबीसी वालों को डाल दिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है उसको जानिएगा कि ओबीसी की जो सीट छोड़ी नहीं गई है, अदला बदली की गई है। जैसे मान लीजिए 12,000 ओबीसी ने अनारक्षित में फाइट किया, तो उन 12,000 को ओबीसी का मानते हुए ओबीसी की सीट दे दी गई है और ओबीसी के 12,000 को अनारक्षित की सीट दे दी गई है जो टॉपर थे अपने आप में, जो कि क्रम से 52,000 तक लगे हैं। तो शेष 6,000 जो ओबीसी क्रम से 52,000 के बाद आते हैं, अब ओबीसी की संख्या तो 84,000 है, तो क्या 40.40 में 6,000 अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं? इस प्रकार पहले तो 69,000 लोगों की नॉर्मल आरक्षण के हिसाब से लिस्ट तैयार की गई है, उसके पश्चात जिला आवंटन एमआरसी के अनुसार किया गया है। तो बात सिर्फ इतनी है कि एमआरसी की वजह से सिलेक्शन किसी का नहीं रुका है, सिर्फ जिला मिलने में अंतर आया है सबको। अब आगे बात करते हैं कि कुछ लोगों को अभी भी अनियमितता नज़र आएंगी, वो इसलिए कि उनके दिमाग में सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन है और हम भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी एक जगह है और जिसको इसमें भी लागू किया गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल ओबीसी की कट ऑफ में बहुत कम अंतर है, तो आप ये तो समझिए मित्रों कि ओवरलैपिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ओबीसी को कट ऑफ यूआर से अधिक हो गई। अगर आप ये सोचिए कि 84,000 से ज़्यादा ओबीसी मित्र पास हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मेरिट बहुत हाई जानी चाहिए थी। लेकिन जब मैं आपको प्रत्येक संभावित कट ऑफ बता रहा था, तो उसमें आपने लास्ट वाला अगर मेरा वीडियो आपने देखा हो, जिसको मैक्सिमम लोगों ने रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने जो मुझसे बात भी किया, जिन्होंने कमेंट भी किया, उन्होंने बोला है कि सर बहुत सेटिस्फैक्ट्री था और वैसा ही आपको देखने मिला। क्यों? उसके पीछे रीज़न है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पास हुए हैं और इसी वजह से अंतर बहुत कम है। ठीक है ना। तो ये 3 प्रश्न जो है, उम्मीद करूँगा इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा और अब उम्मीद है कि इन प्रश्नों पे आपको सारी चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री हो गई होंगी इस पोस्ट के जरिए। अब आपका व्यक्तिगत सुझाव क्या हो सकता है? आपके अंदर मन में कुछ और भी प्रश्न हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर बहुत ढेर सारी क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। आप ज़रूर पूछिएगा, लेकिन बिना किसी भेदभाव के एक शिक्षक के समतुल्य नज़रिए से प्रश्न पूछिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप सभी इसके ज़रिए समझ चुके होंगे। अगर आपने समझा है इस वीडियो को, तो वीडियो को साझा कर दीजिएगा ताकि जो मित्र गुमराह हो रहे हैं, हालांकि इस पर मेरा कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। एमआरसी पर सरकार को जवाब देने की बात की गई है, विभाग को जवाब देने के लिए बुलाया गया है, तो सरकार और विभाग इस पर जवाब देगा, उनका कर्तव्य है। संवैधानिक पीठ को जवाब देना ही पड़ेगा और वो जवाब देंगे। लेकिन इस पोस्ट के जरिए आप लोगों को आपके अंतर मन में जो प्रश्न हैं उनको संतुष्टि मिली होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सारी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।